गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ मधु झावर, जो हिंदी टीचर। TAVP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मुख्य बिंदु है कक्षा 12 की व्याकरण का भाषा। तो आइए शुरू करते हैं भाषा की जानकारी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान दूसरों तक करता है, अर्थात व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। अब देखो, वास्तव में हम इस अनुभव के अभ्यस्त हो गए कि वक्ता और श्रोता, वक्ता का मतलब तो आप समझते हो, जो बोलने वाला है, श्रोता यानी सुनने वाला, तो ये ध्वन्यात्मक भाषा द्वारा विचार विनिमय करते हैं, यानी एक दूसरे के जो अनुभव होते हैं उसके अभिप्रायों को समझते हैं। अब देखो, पशु पक्षी वगैरह ये जो होते हैं इनकी भी बोली होती है, पर इनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग केवल औपचारिक रूप से ही किया जाता है, लेकिन मूल रूप से जो मानवीय व्यक्त वाणी होती है उसे ही हम भाषा कह सकते हैं। अब देखते हैं हम भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा साधारणतया बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी, तो यहाँ नेताजी का भाषण मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोग कोई स्पीच वगैरह देते हैं तो स्पीच देना ये किस में आएगा? मौखिक भाषा में। जैसे अपन ओरल एग्जाम लेते हैं तो वो भी किस में है? मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। अब आते हैं लिखित भाषा। जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और उदाहरण देखो कि जैसे अपन निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखना, कहानी लिखना, जो लिखने का काम होता है वो किसका उदाहरण है? लिखित भाषा का। तो इसके लिए वे भाषा के निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है। अब पढ़ते हैं मौखिक व लिखित भाषा में क्या अंतर है। मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं। जब हम बोलते हैं ना तो बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं, जबकि लिखित रूप में बड़े होते हैं। देखो, लिखने में तो हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, पर बोलने में हम उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। अब जैसे हम मेवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, तो हमारी जो स्थानीय बोली रहती है उसका क्या रहता है? उस पर प्रभाव रहता है। जबकि लिखित भाषा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेखक को क्या सतर्क होकर लिखना पड़ता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। ये तो आपने देखा ही होगा कि अभी मैंने क्या बोला और उसके बाद जस्ट में अगर पलट भी जाऊं तो कुछ नहीं होगा। तो मौखिक भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। मेवाड़ी बोलते बोलते मारवाड़ी बोल जाऊं, अभी कुछ बोल रही हूँ बाद में कुछ बोल जाऊं। जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है, यानी लिखित तो हमारे पास प्रूफ रहता है ना, बिल्कुल। मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त रहती है।
नेक्स्ट, भाषा की इकाइयां। भाषा की निम्न इकाइयां होती है: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। फर्स्ट देखो, ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है, यानी हम मुंह से जब उच्चारण करते हैं तो जो स्वतंत्र आवाज निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट, वर्ण। वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चरित होता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे क, एक तो पूरा क होता है, जब हम उसके हलंत लगा देते हैं तो वो आधा, यानी उसकी जो अ की ध्वनि होती है वो वहां से हट जाती है। च, ट, तो इनके जो हलंत लगाने से ये आधा वर्ण बन जाता है और इनकी जो ध्वनि होती है वो वहां से समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, शब्द। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब जैसे हमने क, म, ल, ये तीनों अलग अलग वर्ण हैं। अब तीनों वर्णों को एक करने पर क्या बन जाएगा? कमल। कमल का फूल, यानी जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में इसको ध्यान से समझना, राम ने यानी ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रावण को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बाण से विभक्ति का प्रयोग हुआ है और मारा पद है। आया समझ में? वाक्य शब्दों के मेल से अब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का सार्थक समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पुस्तक यानी हमको पता चल रहा है कि वो क्या कहना चाहता है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें इन सारे शब्दों को एक करने पर, समूह में जोड़ने पर वाक्य बन गया और इस वाक्य का निश्चित अर्थ प्रकट होता है। तो बच्चों, आज हमारा ये भाषा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।